Ignited Minds Tutorials has recently shared a video on our environment for Class X CBSE Science syllabus. This video provides an in-depth understanding of the topic and highlights the importance of conserving our environment. It covers various aspects such as air, water, land pollution, and their impact on human health. The video also addresses the steps that we can take to reduce our carbon footprint and help protect the environment. Students are recommended to watch the video till the end to gain knowledge and to answer their questions in the exam effectively. Overall, this video is an excellent learning material that provides an understanding of our environment and encourages us to take action towards its conservation. Okay, people, we are going to start with this chapter, Our Environment. एक comparatively आपके साइंस में easy सा chapter है. The reason why it is easy is because इस chapter के जो concepts हैं वो आप previous classes में छोटे मोटे तौर पे पढ़ चुके हैं, ठीक है? You have basically studied it in the previous classes, so it will not be an absolute new chapter. Okay, so we will start with this chapter, Our Environment. ठीक है, क्या क्या हमारे environment में हमने खतरे पैदा किए हैं, ठीक है? So we are going to study this. Okay. So dear students, let us begin another interesting lesson from our syllabus, and that is our environment. We have learnt the word environment often being used on the television, in newspapers and by people around us. ठीक है, काफ़ी सारा. मेरे टाइम पे जब मैं 10th दे रहा था या शायद 12th तक भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं था, ठीक है? मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक और 11th तक 12th तक भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं था, ठीक है? कहीं छोटे मोटे तौर पे आपने पढ़ लिया कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड एक हीट क्रिएट करता है, बट इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन था वो उतने अलार्मिंग लेवल्स पे नहीं था. अभी यूएनओ डिक्लेरेशन में काफ़ी सारा अवेयरनेस हो रहा है और हर कंट्री को अपने स्टडीज़ के करिकुलम में ये अडॉप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? ये जो आपके सिलेबस में है, चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस लीजिए, सीबीएसई लीजिए, कोई भी दूसरा किसी भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस लीजिए, आपका एनवायरनमेंट में चैप्टर्स साइंस में, ज्योग्राफी में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? इसको बाई फोर्स पूरे मतलब वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि अगर हम छोटे से ही एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तब जाके हमारे आदतें इंप्रूव होंगी और हमारे आदतें इंप्रूव होने के चक्कर में हम एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हो पाएंगे, ठीक है? अदरवाइज वी विल क्रिएट द सेम मेस, ठीक है? मेरे टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी चैप्टर नहीं था सारे बोर्ड्स में. इक्के दुक्के कोई कॉन्सेप्ट मिल जाते थे, बट एनवायरनमेंट पे डेडिकेटेड कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं हुआ करता था, ठीक है? ओके, सो वी हैव सीन अबाउट दिस इन टेलीविजन अराउंड अस. हमने टेलीविजन पे एनवायरनमेंट देखा है, ठीक है? एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, what happens when we add waste to our environment? जब हम अपने environment में waste add करते हैं, in our daily activities we generate a lot of material that is basically thrown away. Domestic, industrial, medicinal, ठीक है? Hospital से waste generate होता है, waste generate होगा ही, ठीक है? We would need things which are not required, ठीक है? We have seen that the food we eat is digested by various enzymes in our body, ठीक है? Okay, तो जो भी खाना हम खाते हैं, proteins, carbohydrates, fats, ठीक है? Okay. So enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. तो हर एक सब्सटेंस के ब्रेकडाउन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं ऑल अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है? ओके, सो चाहे वो प्रोटीन्स का हो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स का हो, ठीक है? तो यहाँ पे द एंजाइम ट्रिप्सिन, तो अगर ट्रिप्सिन को देखेंगे हम, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स. हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में डाइजेस्ट होते हैं बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है? ओके, अमीनो एसिड्स में द एंजाइम लाइपेज क्या करता है भाई साहब? लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स. तो लाइपेज भाई साहब आपके फैट्स को फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट करता है, ठीक है? ओके,
सो द एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो पैनक्रियाज में जनरेट होता है, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ये भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में जनरेट करता है, ठीक है। सी द पर्पस हियर इज नॉट टू अंडरस्टैंड और स्टडी व्हाट इज डाइजेस्टेड व्हाट वेयर, हम लाइफ प्रोसेसेस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे शरीर में जो चीजें होती हैं और उनको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, तो हम जो इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट में हम क्या एंजाइम्स से इन वेस्ट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कैन वी, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एंड कोरिलेटिंग दिस, ठीक है। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। अगर हम कोल को ईट करेंगे तो कोई एनर्जी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है जो इसको डाइजेस्ट करवा पाए या इसका ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, क्लियर है। सो देयर विल बी नो, सो हमारे बॉडी के लिए बिकॉज द एंजाइम्स इन आवर बॉडी आर अनसुटेबल टू ब्रेक कोल एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट, हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर नॉट सुटेबल टू डाइजेस्ट कोल एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट, सो वी विल नॉट बी हैविंग कोल एज a form of food, ठीक है, हमारे भाई साहब कोल एज अ फॉर्म ऑफ फूड नहीं रहेगा। Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. और यही रीजन है कि जैसे हमारे बॉडी के एंजाइम्स, ठीक है, कोल जैसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को जो स्पेसिफिकली तोड़ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारा सड़ा हुआ खाना, हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब चीज़ों को भाई साहब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब चीज़ों को नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे हमारा बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो कोल को ब्रेक डाउन कर सके, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो प्लास्टिक का ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, क्लियर है। ऑल्दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एक्चुअली produce enzymes and digest most of the organic waste, but there will not be any enzymes which will be produced that can digest the inorganic waste, इस तरीके के प्लास्टिक, ठीक है, by the action of bacteria or other saprophytes. Saprophytes are basically microorganisms which feed on dead organic matter, ठीक है, ओके। तो प्लास्टिक को भाई साहब डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई लैक द रिक्वायर्ड एंजाइम्स, तो बैक्टीरिया और फंगाई में जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट देयर। दीज मटेरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, तो हीट और प्रेशर जैसे फिजिकल प्रोसेसेस चाहिए तभी जाकर इन चीज़ों का भाई साहब, ठीक है, दीज मटेरियल्स, ठीक है, ये मटेरियल्स भाई साहब क्या होंगे, विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर से ही भाई साहब ये फिजिकल प्रोसेस से हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर प्लास्टिक को डिकम्पोज करना है तो उसको जलाना पड़ेगा, ठीक है, या प्रेशर देकर तोड़ना पड़ेगा, ओके। फाउंड इन आवर एनवायरमेंट दीज परसिस्ट बट अंडर एम्बायंट कंडीशंस, ठीक है, फाउंड इन आवर एनवायरमेंट दीज परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो बहुत लॉन्ग मतलब बहुत लॉन्ग, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, अंडर एम्बायंट कंडीशंस ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत सालों तक रहेंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत सालों तक रहेंगे, ओके। A set of environment parameters like heat, pressure, temperature, humidity, etc. अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो under these conditions they will persist in our environment for a very long time, ठीक है, और ये एक समस्या है, ठीक है। This is basically turning out to be a problem. Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. ऐसे सारे substances जो biological process से break down हो सके जिनकी, उनको हम क्या बोलते हैं, biodegradable, ठीक है। जैसे आपका देखो ये मशरूम्स हैं, ठीक है, मशरूम्स हैं, ये आपके अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हैं, ये सारे जितने भी आपको भाजी वगैरह दिख रही है, जो देखो बनाना पील्स हैं, ठीक है, आपके सेब के छिलके हैं, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं दे कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेंस दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सड़ा हुआ खाना, ठीक है, सड़ा हुआ कोई भी फल सब्जी, ठीक है, छिलके, ठीक है, सड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं इन सब को बायोडिग्रेडेबल है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एनैक्ट अपॉन देम, ठीक है, एंड डिग्रेड देम। include fruits, vegetables, leaves, paper, etc. ठीक है, substances that are not broken down in by this manner are said to be non-biodegradable. क्लोथ्स हो गया आपके भाई साहब, ठीक है, आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सब आपके हार्डवेयर की चीज़ें हो गई, ठीक है, थर्मोकोल हो गया, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, ठीक है, दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ग्लास बॉटल्स हो गए,
these cannot be broken down. Include aluminum cans, ठीक है, bottles, plastic products, metal scraps, glasses, etc. These cannot be broken down, ठीक है, and hence they are known as non-biodegradable. These substances may be inert, ठीक है, ज़्यादा करके ये substances क्या होंगे, inert होंगे, मतलब chemically inactive, they do not react, ठीक है, ये ज़्यादा करके chemically react नहीं करते हैं, ठीक है, they simply persist in the environment for a very long time. बहुत सालों तक भाई साहब ये एनवायरनमेंट में जैसे के तैसे पड़े रहेंगे, क्योंकि इनको डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, देयर इज नो ऑर्गेनिज्म विच कैन एक्चुअली डिकम्पोज इट, और दे में हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, और बहुत सारे मेंबर्स को ये हार्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह तो लेंगे, और जगह अगर लेंगे तो किसी ना किसी क्या जगह छीनेंगे ना, हर जगह जो है हमारे एनवायरनमेंट में किसी ना किसी के लिए कहीं ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा या कुछ रह रहा होगा, इनके इकट्ठा होने से वो जगह छिन जाएगी, ठीक है, दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, ठीक है, ओके। सो अभी जैसे समझ लो किसी टॉर्टोइज ने भाई साहब ऐसा प्लास्टिक खा लिया, ठीक है, मछलियों का ज़्यादा करके डेथ आज की तारीख में चोकिंग की वजह से हो रहा है। प्लास्टिक अगर आपके नाली में भी चोक हो जाता है तो आपका नाली का पानी नहीं जाता है, तो अगर प्लास्टिक किसी मछली ने खा लिया जो समुद्र में फेंका गया है, सो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बी चोक टू डेथ, ठीक है। प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में बहुत सारे के डिजीजेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सॉइल है वो कंटामिनेट होता जा रहा है, सॉइल में हम ज़्यादा करके ऐसी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जिससे सॉइल में पॉइजन लेवल बढ़ता जा रहा है, और इसका असर आपको उगते हुए प्लांट्स में दिखेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर हैपनिंग वेरी रैपिडली, टन 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 टन। Okay, so now we'll talk about ecosystems or types of ecosystems. All organisms such as plants, animals, microorganisms, human beings, ठीक है, as well as the physical surroundings. तो जितने भी आपके animals हैं, ठीक है, plants हैं, ठीक है, all organisms, जितने भी आपके organisms हैं such as plants, animals, microorganisms, human beings, etc. ठीक है, plus जितने भी as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. तो सारे ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यूसली चालू है, एयर का वाटर के साथ, वाटर का एयर के साथ, लैंड के साथ, तो देयर आर ऑर्गेनिजम्स बायोटिक और अबायोटिक, ये भी आपका चालू रहेगा, इंटरेक्शन विल बी कंटिन्यूसली देयर, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो इकोसिस्टम्स क्या होते हैं भाई साहब, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो जितने भी आपके इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी आपके इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है, ये भाई साहब इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। तो इकोसिस्टम में आपके बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, जो लिविंग है और प्लस नॉन लिविंग है, एक जगह का इकोसिस्टम होगा, ठीक है, दैट विल बी द इकोसिस्टम। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities, ठीक है, are affected by the abiotic components of the ecosystem. तो सारा जितना भी लाइफ प्रोसेस है, ग्रोथ हो गया भाई साहब, ठीक है, लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग, दिस इज इम्पैक्टेड बाय द इकोसिस्टम, बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। कितना पानी अवेलेबल है, कितना सॉइल अवेलेबल है, ठीक है, इन सब अबायोटिक कंपोनेंट से ये इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, विच आर ऑल द अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अ गार्डन एक इकोसिस्टम है, एक छोटा सा गार्डन भी आपका एक इकोसिस्टम है। इंसेक्ट, प्लांट, गार्डन भाई साहब, ठीक है, इंसेक्ट, उस गार्डन में क्या क्या मिलेगा आपको, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे, ग्रास मिल जाएगा, बर्ड्स, फ्लावरिंग ट्री, फ्रॉग, ठीक है। सो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज। तो इनका जितना भी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज है, दे आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये भाई साहब किससे इंपैक्ट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट से इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, इनका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनफैक्ट सारा लाइफ प्रोसेसेस इन अबायोटिक कंपोनेंट से इंपैक्ट होता है, ठीक है। ओके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे भाई साहब एक फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम होता है, लेक्स एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है।
सो ऑल दीज आर इकोसिस्टम, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स, ठीक है, आपके भाई साहब इकोसिस्टम हो गए। सो ऑल दीज आर, कहीं कहीं पे हमने जैसे क्रॉप्स, क्रॉप फील्ड आपका एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। आपने कोई क्रॉप क्रिएट किया, तो जैसे आपने एक गार्डन, सॉरी, ठीक है, जैसे कोई आपने एक गार्डन बनाया, ठीक है, तो वो आपने क्रॉप्स बनाया, तो फार्मर भाई साहब गार्डन को तैयार करता है, ठीक है, फार्मर भाई साहब गार्डन को तैयार करता है। तुम भाई साहब क्या हो गया? वन सेकेंड। ओके, सो यहां पे देखो आर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम। प्रोड्यूसर्स कौन है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, दीज आर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज, हम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी ग्रुप्ड एज कंज्यूमर्स, तो organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. So what are producers? Basically the ones who produce food, which are basically what, plants, ठीक है। फिर आपके consumers होंगे the ones who consume food, decomposers मतलब आपके bacteria है, microbes हो गए, ठीक है। Okay, so what have we learned? Types of organisms, ये आपके producers हो गए, the ones which produce food for other organisms. These organisms make organic compounds like sugar and starch from by using inorganic substances like water and carbon dioxide, ठीक है। inorganic substances को use करते हुए organic substances बनाते हैं, ठीक है। It's like carbon dioxide gas and water, ठीक है। All green plants and certain blue green algae are examples of producers, ठीक है। कुछ blue green algae और सारे जितने भी आपके green plants हैं, they are basically producers because they obviously contain the green pigment chlorophyll, because to trap sunlight they require chlorophyll, ठीक है। Okay, organisms depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance, ठीक है। तो जितने भी organisms होते हैं वो producers पे depend करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट जैसे प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, माउस इंसेक्ट पे, आउल माउस पे, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवोर कंज्यूमर हो गया, ओमनीवोर कंज्यूमर हो गया एंड कार्निवोर कंज्यूमर, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, so these organisms which consume the food produced either directly from producers, इनको हम भाई साहब herbivores बोलेंगे, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई साहब ये आप, और इनडायरेक्टली, ठीक है, बाई फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर नोन एज कंज्यूमर्स, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे भाई साहब कंज्यूमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स हो गए भाई साहब, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास और अदर प्लांट्स, ठीक है। कार्निवोर्स, ठीक है, दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स। देन वी हैव ओमनीवोर्स, ओमनी मीन्स डुअल, ठीक है। What does the word omni mean? It means dual. तो मतलब omnivores are organisms which eat both animal and vegetable food, ठीक है, जैसे human beings हो गए, ठीक है। Parasites होते हैं, parasites are the ones which feed only on processed food, ठीक है। जैसे मच्छर हमारा खून पी सकता है, हमारा खाना नहीं खा सकता, हम जो खाना खा रहे हैं वो मच्छर नहीं खा सकता, ठीक है। इट्स अ पैरासाइट, इट कैन ओनली सक अवर ब्लड। अगर वो हमारे राइस या हमारे वैसा स्टेपल दाल पे बैठता है तो वो नहीं खा सकता उसको, ठीक है। इट कैन ओनली कंज्यूम प्रोसेस्ड फूड। तो हमारा खून एक प्रोसेस्ड फूड है, हमारा फूड का पूरा प्रोसेसिंग हो गया तब जाकर वो ब्लड बनता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं और तब जाकर वो ब्लड बनता है, उसमें से वो खून निकाल सकता है, उसमें से वो अपना खाना निकाल सकता है, ठीक है। So these are known as parasites. An animal or plant that lives on or in another organism from which it gets its food always the expense of the host. Expense of the host मतलब host जो है उस पे इन लोग रहते हैं और उससे ही निचोड़ते हैं, ठीक है। Mosquitoes are parasites, tapeworms are parasites, ठीक है। Other roundworms become parasites once they enter our body. Otherwise roundworms are not parasites. But if they happen to enter our body, they have no other choice left but to draw nourishment from our body itself, and that's when they become parasites, ठीक है। Okay. हेलो, ओके, एक चीज जो हमको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि आपका जो डायरेक्शन है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। सन से प्लांट्स ने एनर्जी लिया, प्लांट्स ने सन को एनर्जी नहीं दिया है, ठीक है। अभी प्लांट्स को कोई हर्बीवोरस एनिमल खा रहा है तो ये एनर्जी फ्लो हुआ किसकी तरफ? हर्बीवोरस एनिमल की तरफ।
हर्बीवोरस एनिमल ने उसको वापस एनर्जी नहीं दिया। हर्बीवोरस एनिमल को कोई भाई साहब ओमनीवोरस या कार्निवोरस एनिमल खा रहा है, तो ये एनर्जी उधर जा रही है। फिर इसको भाई साहब कोई एपेक्स कंज्यूमर खा रहा है, ठीक है। इस तरह से अभी ये एपेक्स कंज्यूमर जब मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा? कोई डिकम्पोजर, ठीक है। उस डिकम्पोजर के खाने से भाई साहब वो सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा, फिर से वहाँ पे प्लांट होगा, फिर से ये साइकिल चालू हो जाए। तो अगर आप देखोगे एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। एनर्जी मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है और हर बार अप्रॉक्सीमेटली 10% एनर्जी ही आगे जाती है, ठीक है। मतलब आप देखोगे जो एपेक्स कंज्यूमर होंगे उनकी एनर्जी सबसे लेस होगी, ठीक है, क्योंकि वो इस पूरे फूड चेन के एकदम लास्ट में है। तो अगर आप देखोगे उनका एनर्जी सबसे कम होगा। एक शेर नॉर्मली 20 से 22 घंटे दिन में सोता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। एक डियर को अगर आप देखोगे टुडिंग टुडिंग करता रहेगा भाई साहब, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। सो मसल पावर इज समथिंग एल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी आउट हियर। एनर्जी जो है वो आपका धीरे धीरे हर लेवल में कम होता जाएगा क्योंकि हर लेवल में 10% एनर्जी ही पास होता है, ठीक है। प्लांट्स की 10% एनर्जी जाएगी, हर्बीवोरस एनिमल्स की उनकी 10% एनिमल जाएगी, ऐसे जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट बेसिकली गोज। फूड चेन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। Now let us understand what is food chain. A series of organisms feeding on one another at various biotic levels forms a food chain, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ एनिमल्स हैं जो एक दूसरे को खा रहे हैं और एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे भाई साहब फूड चेन। दैट इज नोन एज अ फूड चेन, ठीक है। सो दैट इज अ प्रोड्यूसर, ये हर्बीवोरस एनिमल हो गया, ये कार्निवोरस हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, सो अ सीरीज एक नंबर है बेसिकली, ठीक है। अ सीरीज ऑफ एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, एट वेरियस बायोटिक लेवल्स, मतलब ये अलग अलग बायोटिक लेवल्स में दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट फॉर्म्स अ फूड चेन, ठीक है। ये आपका फूड चेन हो गया। मेज प्रोड्यूसर, लोकस्ट, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, लिजर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, देन स्नेक्स बिकम्स आवर टर्शियरी कंज्यूमर। सो मेज को कौन खा रहा है भाई साहब? लोकस्ट, विच इज बेसिकली अ प्राइमरी कंज्यूमर। लिजर्ड ग्रास हॉपर को खा रहा है विच इज बेसिकली अ सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नेक जो है तो लिजर्ड को खा रहा है विच इज बेसिकली अ टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेवल, इसको हम बोलेंगे भाई साहब ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है, कितना ही न्यूट्रिशन आप उससे निचोड़ रहे हैं, आप पिछले वाले से आप कितना न्यूट्रिशन निचोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल। दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सो दीज आर ट्रॉपिक लेवल्स। ये आपका एक ट्रॉपिक लेवल, ये आपका दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स हो गए। The autotrophs or the producers fix the solar energy and make it available to the consumers. सोलर एनर्जी मतलब सन का एनर्जी, और ये इनफाइनाइट एनर्जी है। ये एनर्जी को बाकी कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है, सीधा प्रोड्यूसर्स दैट इज प्लांट्स, दे आर यूजिंग इट टू मैन्युफैक्चर फूड। इस एनर्जी को हमारे अंदर लाने के लिए प्लांट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ओके, दैट इज मेकिंग इट अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो सन इज बेसिकली casting is light, solar energy है basically which is falling on the plants and plants are tapping this energy to produce their own food, ठीक है। तो these are self feeders. Autotrophs को हम क्या बोलेंगे? self feeders, ठीक है। Autotrophs capture the solar energy and convert it into chemical energy. तो ये कैप्चर करते हैं किसको? सोलर एनर्जी को, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई साहब? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, हार्नेस करते हैं, ठीक है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉप्स एंड देन टू डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉप्स में जाता है और फिर जाता है भाई साहब डिकम्पोजर्स में, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर, हीट, और फिर एनर्जी लॉस होता है भाई साहब, फिर जाता है किसको? सेकेंडरी कंज्यूमर को, एंड देन अगेन हीट एनर्जी लॉस, ठीक है, इट एक्चुअली गोज टू टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। ये भी सन का 1% एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाता है, ठीक है। फिर जाता है हीट, यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस हो जाता है बाकी का, ठीक है। आपको बार बार देखो, अगर मैं बोलूँ आपको कि आप पूरे दिन कुछ मत करिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, आप बैठे रहिए, क्या फिर भी आपको 2-3 टाइम खाना पड़ेगा? क्यों? चलिए माना मैं आपको उतना ही खाना दूंगा जितना आपके बॉडी के प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए लगेगा। डाइजेशन हो रहा है, ब्रेन का एक्टिविटी है, हार्ट की पंपिंग है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। हमने उस एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया और लगभग उतने ही कैलोरी की आपको खाना दिया गया। विल दैट बी सफिशिएंट टू सस्टेन योर लाइफ? यू आर नॉट
made to do any physical activity and you are given food which will generate energy equivalent to continue your life processes, जैसे आपका एक्सक्रीशन, ठीक है, आपका भाई साहब डाइजेशन, ब्रेन एक्टिविटी, हाँ ब्लड सर्कुलेशन, इन सब तमाम लाइफ प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी आपको लगती है उतनी एनर्जी का फूड आपको दिया जाएगा. विल यू बी एबल टू सस्टेन योर लाइफ? क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं. ठीक है, क्यों नहीं रह सकते? वाई? यू विल नीड मोर अमाउंट ऑफ फूड. यू विल नीड मोर अमाउंट ऑफ फूड. वाई? क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. वी कैन नॉट एडजस्ट आवर बॉडीज टेम्परेचर अलॉन्ग विथ आवर एनवायरनमेंट. आप जब देखते हो ये सांप वोंप जो होते हैं वो हाइबरनेशन मोड में जाते हैं. हाइबरनेशन मोड क्यों होता है? और ये हाइबरनेशन मतलब 2-3 महीने तक वो ज़मीन के नीचे बिना किसी चहल पहल के पड़े हुए. क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने भरपेट खाना खा लिया है, ठीक है, और उन्होंने अपने बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बैलेंस कर लिया है. That's what is called, that's the reason they are called as cold-blooded animals. So they can afford themselves to be in a hibernation mode for a very long time, which we cannot. अगर हम continuously heat loss कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे भी हुए हैं, तो भी हमारे बॉडी से continuously heat loss हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होगा. तो इसीलिए कुछ भी ना करते हुए देयर विल बी अ कांस्टेंट एनर्जी लॉस. ठीक है, सी, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स हंगर. ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी लॉस होता ही रहेगा. तो इसी तरह से अगर आप देखोगे सारा सन का एनर्जी क्या इन्होंने टैप कर लिया? नहीं, थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा. सिमिलरली इसका भी थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा, हीट एनर्जी लॉस करेगा. प्राइमरी कंज्यूमर ने क्या किया भाई साहब? ग्रास ऑपर ने क्या किया? इसको खाया, तो देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस. सेकेंडरी कंज्यूमर ने भाई साहब ग्रास ऑपर को खाया, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस. ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर ने इसको खाया, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस. ठीक है, फिर हम आते हैं भाई साहब ईगल पे. ईगल इज बेसिकली कंज्यूमिंग द स्नेक, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस. टॉप लेवल कंज्यूमर है, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस. ठीक है, सो देयर इज अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस. अभी भाई साहब जब ये मर जाता है तो इट इज बेसिकली डीकम्पोज्ड. ठीक है, इसका होता है डीकम्पोजिशन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इसका डीकम्पोजिशन करते हैं. ठीक है, सो देयर विल बी हीट एनर्जी लॉस हियर एज वेल. यहाँ पे भी भाई साहब आपका हीट एनर्जी लॉस होगा. ठीक है, ओके. फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल, मतलब एनर्जी जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. फ्लो ऑफ एनर्जी विल बी यूनी डायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में भाई साहब एनर्जी फ्लो होगा. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. हम कौन सा 3 चल रहा था? 3 का मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 5 चाहिए.
ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब लेंथ ऑफ फूड चेन एंड फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। However, we know that when one form of energy is changed into another, some energy is lost to the environment, in which forms we can be used again, in which we, तो आपका देखो जैसे ग्रास ऊपर है प्राइमरी, ये आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर विच इज बेसिकली ग्रास। इसमें भाई साहब सन का एनर्जी आया, कुछ एनर्जी लॉस हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज ग्रास ऑपर ने इसको कंज्यूम किया तो और कुछ एनर्जी लॉस हुआ। अभी भाई साहब फ्रॉग ने इसको कंज्यूम किया, इसका फ्रॉग का कुछ एनर्जी लॉस होगा। स्नेक ने कंज्यूम किया, इसको हॉक ने कंज्यूम किया, इसको भाई साहब डिकम्पोजर्स ने कंज्यूम किया और डिकम्पोजर्स की एनर्जी से फिर से भाई साहब प्लांट्स हुए। तो ये साइकिल चलेगा। वी नो दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। हर बार आपका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है तो एनवायरमेंट में लॉस होता रहेगा। यहाँ पे भी एनवायरमेंट में लॉस होगा, यहाँ पे भी एनवायरमेंट में लॉस होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बोला जाता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इज एक्चुअली कैरिड फॉरवर्ड। हर एक टॉपिक लेवल से आपका सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगा, ठीक है, ओनली 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार हर स्टेप में आपका एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। जितना भी एनर्जी गिर रहा है सनलाइट पे ऑन ग्रीन प्लांट्स, ओनली 1% ऑफ इट इज कैप्चर्ड। The amount of sunlight that is falling on the green plants, only 1% of it can be captured by green plants, ठीक है। तो अगर समझ लो भाई साहब 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी गिर रही होगी तो ग्रीन प्लांट्स कितना ही ऑब्जॉर्व करेंगे इसका 1%, दैट इज हाउ मच 10 जूल्स, 10 जूल्स ही ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। दे विल बी एबल टू ऑब्जॉर्व ओनली 10 जूल्स ऑफ द एंटायर एनर्जी, ठीक है। तो आपका भाई साहब ग्रीन प्लांट्स है ये, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ये ग्लूकोज है, ओके। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment, ठीक है। तो आपका बहुत सारा एनर्जी जो है तो as heat to the environment लॉस होता है। some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards growth and reproduction, ठीक है। कुछ अमाउंट जाता है आपका भाई साहब, ठीक है, some amount goes into digestion and doing work, थोड़ा बहुत अमाउंट जाता है आपका डाइजेशन में और काम करने में, and the rest goes towards growth and reproduction, बाकी एनर्जी जाता है आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन भाई साहब, इसको खाया तो ये सारे हो रहे भाई साहब, ठीक है। सो आपका बहुत सारा हीट लॉस होता है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में हीट का लॉस होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से डिफरेंस बनेगा और इसकी वजह से हीट का लॉस होगा, ठीक है। रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, द रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज टुवर्ड्स ग्रोथ। ओनली 10% अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये आपका जैसे समझ लीजिए ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम हो गया, ये ग्रास, ठीक है। दीज आर हर्बीवोरस एनिमल्स, दीज आर बेसिकली कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है, ओमनीवोरस भी बोल सकते हैं, और दीज आर एपेक्स कंज्यूमर्स, ठीक है, एपेक्स कंज्यूमर्स। तो समझ लो अगर 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपका प्रोड्यूसर लेवल पे है तो इसका 10% एनर्जी आगे जाएगा, मतलब कितना जाएगा भाई साहब, ओनली 100 यूनिट्स आगे जाएगा। इसका भी सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, मतलब कितना जाएगा भाई साहब, 10 यूनिट्स आगे जाएगा, ठीक है, ओके। और इसका भी 10% ही आगे जाएगा, मतलब 1 यूनिट। सो आप अगर देख सकते हो कि एपेक्स कंज्यूमर के तरफ सिर्फ और सबसे कम एनर्जी किसको मिल रही है, एपेक्स कंज्यूमर्स को, ठीक है। एपेक्स कंज्यूमर्स आर द वंस हु गेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हर एक में सिर्फ 10% ही आगे जा रहा है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग अहेड, ठीक है, ओके। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स, ठीक है, ग्रास, ठीक है, ग्रास हॉपर, ठीक है, फ्रॉग एंड स्नेक। तो आपका भाई साहब एक हो गया आपका प्रोड्यूसर, उसके हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, देन हो गया भाई साहब सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन वी हैव द टर्शरी एंड जनरली द एपेक्स कंज्यूमर, ठीक है। 2, 3, 4 स्टेप में आपका एक फूड चेन खत्म हो जाता है, फूड वेब नहीं, फूड वेब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फूड चेन आपका सिंपल होता है, it is basically simple. First tropic level, second tropic level, third tropic level, and is basically the 4th tropic level. So little energy, only 10% amount of organic matter is available for the next level of consumers, ठीक है। तो 10% ही आगे जा सकता है, only 10% can actually move ahead, ठीक है, for apex consumers. तो apex consumers के लिए बहुत कम एनर्जी बचती है भाई साहब। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. तो बहुत कम आपका एनर्जी लेवल बचेगा, ठीक है, एकदम हाई फाई लेवल बहुत कम एनर्जी बचेगा।
तो आपका देखो ये पूरे फूड चेन में ये सबका हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। एवरीवन इज बेसिकली लूजिंग एनर्जी। 10% का भाई साहब 1% आगे गया, ठीक है, इसका 0.1% आगे गया, इसका 0.01% आगे गया। तो हर बार भाई साहब सिर्फ 10% ही आगे जा सकता है, ठीक है, 10% ही आगे जा सकता है। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers, ठीक है। तो आपका भाई साहब सबसे ज्यादा किसका क्वांटिटी है? प्रोड्यूसर्स का। उसके बाद आपको इनका मिलेगा, उसके बाद आपको इनका, क्योंकि इनका हाई मेंटेनेंस है ना भाई साहब, इन पे सबसे कम एनर्जी जा रही है, तो ऑब्वियसली हाई मेंटेनेंस हो जाएगा। इतने एनर्जी को प्रोड्यूस करने की इनकी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा नंबर्स होगा। प्रोड्यूसर्स विल बी द मैक्सिमम इन नंबर। ओके ओके ओके, ये हो गया ना लेंथ ऑफ द फूड चेन। आप लोग हो गया क्या भाई साहब? सबका हो गया? बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? ओके, सो पीपल वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी फूड वेब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। Each organism is generally eaten by 2 or more kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms, ठीक है। तो आपका भाई साहब इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फ्रॉग ग्रास ऑपर ने खाया भाई साहब, ग्रास ऑपर को सॉरी फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, ठीक है। एंड सो इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट अ फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट्स एंड इन टर्न इट हैज बीन ईटन बाय अ स्नेक और बाय अ क्रोकोडाइल। तो एक स्नेक या क्रोकोडाइल ने इसको खाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से एक फूड वेब बनते जाएगा, ठीक है। तो अ रैबिट ईट्स कैरेट्स और लेट्यूस, ठीक है। तो एक रैबिट ये खाता है भाई साहब, ठीक है। रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। और भाई साहब रैबिट को और कौन खा सकता है? हॉक भी खा सकता है, ठीक है। तो रैबिट को बहुत सारे लोग खा सकते हैं, तो इन सब में इंटरकनेक्शंस बनते जाएगा। एंड इन टर्न इट इज ईटन बाय अ फॉक्स और एन ईगल, ठीक है। एक फॉक्स या ईगल से भी ये खाया जा सकता है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग एंड दैट इज कॉल्ड अ फूड वेब। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको भाई साहब ये भी कहा सकता है, इस सब में भाई साहब इंटरकनेक्शंस हैं। देयर आर इंटरकनेक्शंस बिटवीन ऑल दीज स्पीशीज एंड दिस क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स फूड वेब, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भाई साहब अगर आप देखोगे वाटर, ठीक है, आपका वाटर है भाई साहब, इसको कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाते हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाते हैं, एंड भाई साहब ऑब्वियसली बर्ड्स इसको खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन है। ये देखो वाटर के कितने पार्ट्स पर मिलियन में आपको जू प्लैंक्टन मिलेगा? 0.00003 पार्ट में पर मिलियन सैम्पलिंग ऑफ वाटर यू विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ जू प्लैंक्टन। अगेन इसका 0.004 पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब? ये फिशेस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा करते करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ फूड वेब इज। समटाइम्स हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। कभी कभी आपका भाई साहब फूड चेन में अगर हार्मफुल केमिकल्स होगा, दे विल एंटर आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल ये पेस्टिसाइड छिड़का, ये भाई साहब ग्राउंड में गया, ग्राउंड से ये किस में गया? ग्रास में गया। ग्रास को किसने खाया भाई साहब? कैटल ने खाया। कैटल का मीट अगर हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर ये आएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ द पोल्यूशन हैपेंस, ठीक है। वी यूज पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट, एंड दीज पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड वेब। हमारे फूड में भाई साहब ये पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं? पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दे विल क्रिएट बेसिकली पोल्यूशन। ओके ओके ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल, ठीक है। समटाइम्स हार्मफुल केमिकल्स एंटर, ओके। सो ये सारे केमिकल्स आपके, दीज केमिकल्स आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। These chemicals are washed down the soil into the water bodies. From there they are absorbed by plants and animals. वहाँ पे भाई साहब plants और animals इनको absorb करते हैं, ठीक है। Okay. As these chemicals are non-degradable, they accumulate progressively at each trophic level. तो भाई साहब बहुत, तो हर ट्रॉपिक लेवल पे ये accumulate होते रहेंगे, ठीक है, हर ट्रॉपिक लेवल पे। This phenomena is known as biological magnification. So the accumulation of non-biodegradable or poisonous waste at each trophic level due to consumption and interdependence is known as biological magnification. तो आपने देखो वाटर में इतना पोल्यूशन क्रिएट किया है, ठीक है। वाटर के ऊपर भाई साहब इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट हो गया, ठीक है। उसको जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन को फिशेस ने खाया, फिशेस को लार्जर फिशेस ने खाया, और फिशेस को फिर हमने खाया।
तो हमारे बॉडी में वो ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट होगा, इट विल एक्यूमुलेट मोर, ठीक है। एनर्जी कम जाएगी लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा जाएगा, समझ में आ रहा है ये? एनर्जी विल बी लेस, हाउएवर पोल्यूशन विल बी मोर। एनर्जी आपकी 10% ही आगे जा सकती है, ठीक है, दैट इज नेचुरल लॉ, लेकिन पोल्यूशन आपका उससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हर बार एक्यूमुलेट होता जा रहा है, हर बार बॉडी में वो प्रिजर्व होता जा रहा है, इसीलिए जो एपेक्स कंज्यूमर होगा उसके बॉडी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का इंपैक्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया ना? ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर एक लेवल है, ऑक्सीजन एटम का भाई साहब 3 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बनता है, आपका ओजोन बनता है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करते हैं टू फॉर्म बेसिकली ओजोन, ठीक है। तो आपके 3 एटम्स का कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म ओजोन। सनलाइट आता है भाई साहब, अल्ट्रावायलेट लाइट। सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, व्हाइल O2 which we normally refer to as oxygen is essential for all aerobic forms of life। जहां पे भी भाई साहब एरोबिक फॉर्म्स होता है लाइफ का, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होता है। क्लियर है? पागल क्या चाहिए? ओके, while O2 which we normally refer to oxygen is essential for all aerobic forms of life, ओजोन इज डेडली पॉइजन, ठीक है। ओजोन हमारे लिए भाई साहब पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। ओजोन हमारे लिए एक पॉइजनस है। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स, लेकिन हायर लेवल्स पे इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या? ये अल्ट्रावायलेट रेज को आने तक रोकता है, ठीक है। इट बेसिकली स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेड हम तक डायरेक्टली पहुंचता है, इट कैन बी द कॉन्स, इट इज बेसिकली कार्सिनोजिक, ठीक है। इसका मतलब हमारे स्किन कैंसर्स कॉज कर सकता है ये, ठीक है। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज द 48 किलोमीटर ओजोन, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फीयर 48 किलोमीटर अबव द एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर एंड दिस इज द वन विच स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancer in human beings, ठीक है। इसमें स्किन कैंसर हो सकता है अगर डायरेक्टली पहुंचा तो। ओजोन अब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, ठीक है। ओजोन विल अब्सॉर्ब दिस। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एनिमल्स और प्लांट्स को इस हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। 1980s में बहुत भाई साहब गिरने लगा इसका लेवल, ठीक है, क्योंकि हमारा पोल्यूशन अभी धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है, क्योंकि द डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs होते हैं, ज़्यादा करके आपके रेफ्रिजरेटिंग यूनिट से ये रिलीज होते हैं। जहाँ पे भी कूलिंग प्रोड्यूस होती है यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स और ACs, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं। अभी ये बैन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो अभी जो नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं या ACs आ रहे हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं, उनमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था। अबव द एंटार्क्टिका इन साउथ, ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व सर्टेन ओजोन होल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड परमानेंटली। नाउ दे आर रिकवरिंग, ठीक है, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहे हैं, दे आर रिकवरिंग स्लोली। In 1987, the United Nations Environment Program (UNEP) succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels, ठीक है। तो UNEP भाई साहब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड में ये भाई साहब अडॉप्ट किया जाएगा और इसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। इट वाज बेसिकली फ्रीज, CFC प्रोडक्शन वाज फ्रीज, ठीक है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, इंप्रूवमेंट्स इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन, ठीक है। तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट्स इन आवर लाइफस्टाइल, तो ज़्यादा वेस्ट आज की तारीख में जनरेट हो रहा है। आपका भाई साहब मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल, ठीक है, देयर सो मेनी मोबाइल फ़ोन्स विच आर अवेलेबल। आपके घर में ही इतना कचरा रहेगा, ठीक है, सेल फोन्स का। वेस्ट मटेरियल जनरेशन हमारा ज़्यादा हो रहा है। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। रिफिल से लेकर भाई साहब कितनी ही चीज़ें आपकी डिस्पोजेबल हो गई हैं आज की तारीख में, ठीक है। पहले हमारे टाइम पे भाई साहब शेविंग ब्लेड्स आया करते थे, उनका जो मतलब ब्लेड डिस्पोजेबल था, ब्लेड तो खराब हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में तो एक शेव के बाद वैसा ब्लेड भी फेंक दो, ठीक है। तो आपकी डिस्पोजेबल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं,
और डिस्पोजेबल चीज की ज्यादा प्रोडक्शन से आपका एनवायरमेंट जाएंगी कहाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली कचरा बनेंगी ये, ठीक है। तो चेंजेस इन एटीट्यूड also have a role to play with more and more things we are using are becoming disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. आपका थर्मोकोल के जैसे ये प्लेट्स हो गए भाई साहब, इस तरीके की आपकी जो पैकेजिंग होती है, अमेजन से जो सामान आता है आपका, ठीक है, तो आपके ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, दे आर बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपका बहुत सारा जो है कचरा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड दैट इज अ थ्रेट टू अस। ये लास्ट लाइक था ना, ठीक है, ओके, दैट बेसिकली